आनंद आस्था के निकेतन भगवान महावीर के चरणों में वंदना। आनंद शक्ति के स्रोत महाप्राण पूज्य गुरुदेव के चरणों में वंदना। समागत धर्म परिषद बंधुओं और बहनों, आज का यह कार्यक्रम परिवार प्रबोधन शाला के अंतर्गत हो रहा है। विषय रखा गया, हमारा परिवार रहे सदा खुशहाल। भावना तो बहुत अच्छी है, हर व्यक्ति की तमन्ना भी यही रहती है कि मैं अपने परिवार के साथ रहता हुआ खुश रहूं। लेकिन खुश रहने और खुश रखने के लिए कुछ बलिदान भी करना होता है, कुछ भोग भी देना होता है और अपने व्यक्तिगत जीवन की समझ को भी विकसित करना होता है। माना एक ही परिवार में 3-4 पीढ़ियां पलती है और हर पीढ़ी एक सीढ़ी ऊपर चढ़ना चाहती। अच्छी बात है, पर इस बात को समझने के लिए अपने आप में थोड़ा खुलापन आना होगा, ध्यान देना होगा। घर और मकान बड़ा अंतर है दोनों। मकान तो ईंट चूने आदि से तैयार होता है, मगर घर में अगर मर्यादा नहीं, प्रेम नहीं, सौहार्द नहीं, परस्परता नहीं, तो खुशी का माहौल चिरस्थायी नहीं बन सकता। तो हमेशा खुश रहने के लिए क्या किया जाना चाहिए, जिससे अनवरत व्यक्ति आनंद में रह सके, खुशी से जी सके। सबसे पहली बात, आज आप जितने लोग बैठे हैं सभी परिवार से बिलोंग करते हैं। कोई एक सिंगल पर्सन भी ऐसा नहीं होगा जो ये कहे कि महाराज मेरा परिवार से कोई लेना देना नहीं है। ऐसा हो नहीं सकता। हर व्यक्ति परिवार से जुड़ा हुआ है, मगर जुड़ाव कितना है? जुड़े हुए तो भीतर का जुड़ाव कितना? और जब तक भीतर का जुड़ाव नहीं होगा, ये जुड़ाव बाहर के जुड़ाव को औपचारिकता दे देगा। और भीतर का जुड़ाव तब होगा जब व्यक्ति अपने दायित्व बोध और कर्तव्य बोध के प्रति जागरूक रहेगा। बंधु, हक और अधिकार की चेष्टा में तो हर व्यक्ति सचेष्ट है, ये मेरा हक है, ये मेरा अधिकार है। मगर बात जब कर्तव्य की आती है, बात जब जवाबदारी और जिम्मेदारी की आती है, तब कई बार व्यक्ति सोचता है ये काम कोई दूसरा कर ले तो अच्छा होगा। जरूरत है, सबसे पहली जरूरत है हम परिवार की अहमियत को समझें। परिवार इस समय क्या चाहता है और हम उसे कितना और किस रूप में पूर्ण कर सकते हैं। बात उस समय की है जब श्री राम को वनवास मिला था। 14 वर्ष का वनवास राम को मिला था, मगर भारतीय संस्कृति का प्राण तत्व सीता के चिंतन में छिपा हुआ है
और उसने तय किया जहां पति वहीं सहचरी रहेगी, और उसने भी 14 वर्ष का वनवास स्वीकार कर लिया, मैं भी आपके साथ चलूंगा। कहते हैं उस समय परिवार का जो माहौल था बहुत गमगीन था। किसी के कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि राम को कैसे मनाया जाए, और सब जानते थे राम मानने वाले व्यक्ति नहीं। और बंधु, उस समय लक्ष्मण अपनी माँ सुमित्रा के पास आता है और कहता है, माँ, तुम्हारा बेटा लक्ष्मण आज बहुत बड़ी आस लेकर आया है, बहुत उम्मीद के साथ आया है। माँ, मैं तुमसे एक वचन मांगने आया। बंधु, सुमित्रा को बहुत बुरा लगा और उसने कहा, लक्ष्मण, तुम्हें यही समय मिला? एक वचन ने तो इतना सब कुछ खतरनाक मोड़ दे दिया, सारे सपनों की गोलियां जल गई, सारे अरमान धराशायी हो गई। सोचा था राम का अभिषेक होगा, सोचा था अयोध्या के राज सिंहासन पर से राम विराजमान होंगे। कब और किसने सोचा था कि परिस्थिति यूं पलट जाएगी? किसी एक माँ के वचन से सब कुछ धराशायी हो गया। और तू बेटे इस समय में मुझसे वचन मांगने आया है? बंधु, लक्ष्मण ने कहा, माँ, अगर देर करोगी तो सब कुछ समाप्त हो जाएगा, जल्दी से आज्ञा दो, मैं एक वचन मांग रहा। और बंधु, उस समय माँ सुमित्रा ने सोचा कि अगर इसी तरह वचन देकर के ऐसा माहौल देखना है, लक्ष्मण इतनी जिद कर रहा है, जो होगा देखा जाएगा। बोलो बेटे, क्या वचन मांग रहे? और बंधु, उस समय लक्ष्मण कह रहे हैं, माँ, मैं भी भाभी की तरह भैया के साथ चरण सेवा के लिए जाना चाहता हूं। बंधु, यह थी कर्तव्य निष्ठा, यह थी अपने भाई के प्रति समर्पण की सुदृढ़ भावना। बंधु, लक्ष्मण को वनवास नहीं मिला, बावजूद इसके एक भाई के साथ गया। आज आप इतने लोग बैठे हो, कितने उसमें सगे भाई भी होंगे, क्या भाई के लिए ऐसा सोच रहा है? सोचो, विचार करो। खुशहाल रहना चाहते हो? हम संत लोग जगह जगह घूमते हैं, महानगर भी देखे हैं, छोटे बड़े शहर भी देखे। बंधु, एक भाई की गगनचुंबी अट्टालिका और दूसरे भाई का उसी के पास सटा हुआ टूटा फूटा मकान। विचार तो करो, एक ही माँ की गर्भ कुक्षी में पले, एक आंगन में खेले। आज तुम इतने बड़े हो, छोटे भाई के लिए भी कुछ विचार करो। अगर ये भावना व्यक्ति के दिल और दिमाग में आती है तो मुझे लगता है सच में वो घर खुशहाल रह सकता है। घर परिवार की खुशी में महिलाओं का भी बहुत बड़ा योगदान है। और मुझे लगता है बहनों, आपका योगदान भाइयों से भी ज्यादा है। कैसे? आप सब लोग बैठे हो, घर में दो बेटे, अभी तक दोनों की शादी नहीं हुई, बड़े प्रेम से दोनों साथ साथ रहते हैं,
मगर शादी होने के बाद वो अलग हो जाते हैं, मामला क्या है? क्यों अलग हो गए? अब तक तो साथ थे, अब अलग हो गए। समझ रहे हैं कारण? कहीं न कहीं आपका भी उसमें कोई कोई रोग। सोचना, विचार करना, संगठन में बड़ी ताकत होती है। और जब व्यक्ति साथ रहता है, एक का भाग्य कमजोर भी हो सकता है तो एक का भाग्य सुदृढ़ और बलवान भी हो सकता है। साथ में जब रहेंगे तो आनंद से रहेंगे। और कोई व्यक्ति ये सोच ले कि मेरे दम पर ही मैं जी रहा हूं, ऐसा नहीं है। सामूहिकता बहुत बड़ी सरसता को, समरसता को पैदा करने वाला तत्व है। इसलिए पहली बात ये ध्यान देना है, ये चंद चीजें, चाहे मकान है, पैसा है, परिस्थिति है, आप उसको लेकर अगर कुछ मन में ऊंची नीची भावना रख रहे हो तो ये छोटी सोच है। सोच को बड़ा करना है। कहते हैं पैर की मोच और छोटी सोच, पैर की मोच और छोटी सोच कभी व्यक्ति को आगे नहीं बढ़ने देती। इसलिए हर व्यक्ति की सोच अगर बड़ी होगी, समझ अगर विशाल होगी, व्यवहार अगर समुन्नत मधुर होगा और वाणी अगर मीठी होगी, तो मुझे लगता है परिवार में खुशहाली बरकरार रह सकती। परिवार में माँ बाप भी होते हैं, भाई भाभी भी होते हैं, और ननद भाभी, देवर भाभी, न जाने कितने रिश्तों का समवाय परिवार के साथ जुड़ा हुआ है। उन सारे रिश्तों की अगर डोर कोई है तो व्यक्ति की सोच, व्यक्ति का व्यवहार और व्यक्ति की वाणी पर निर्भर करता है। अगर आपकी वाणी अच्छी है तो मानना चाहिए आपकी सोच भी अच्छी। अगर आपका व्यवहार अच्छा है तो मानना चाहिए आपकी वाणी अच्छी। ध्यान देंगे, वाणी अच्छी है इसका अर्थ सोच अच्छी है, और सोच अच्छी, वाणी अच्छी और व्यवहार अच्छा है तो आपकी वाणी के कारण आप देखिए कटुता बढ़ती है, वो भी वाणी के द्वारा है, और सरसता मधुरता बढ़ती है, वो भी अपनी वाणी के द्वारा है। एक पति ने अपनी पत्नी से कहा कि कल मेरे दो जिगरी दोस्त आ रहे हैं, उनके लिए अच्छा सा भोजन तैयार कर देना, पर ध्यान देना तुम लेट लतीफ है। समझते? कुछ व्यक्ति लेट लतीफ होते हैं, टाइम पे पहुंचते ही नहीं है, इसलिए कई बार उन्हें आधा घंटा पहले कहना पड़ता है कि भाई आज 5 बजे चलना है, और वो जब तैयार होते हैं तो 5:30 बजा ही देते। तो पत्नी इस स्वभाव की थी, गर्म मिजाज भी था, पति हर बात को जानता था, लेकिन मेहमान आ रहे हैं, तैयारी तो यही करेगी। तैयारी हो रही थी, पर तब तक मेहमान आ गए और टेबल पर जो भोजन लगना था वो नहीं लगा। और आप देखिए तब पति को गुस्सा आ गया। आप पति लोग, प्राय पति लोग ये हैं, ध्यान देना, गुस्सा आना और गुस्से पे कंट्रोल रखना अलग अलग बात है। गुस्सा आना सरल है, पर कंट्रोल रखना कठिन है। कहा है कंट्रोल योर पैशन, इट विल कंट्रोल यू। अगर आप गुस्से पर कंट्रोल नहीं रखेंगे, वह आप पर हावी हो जाएगा, और नुकसान कितना होगा उसकी भरपाई भी कई बार मुश्किल हो जाएगी। गुस्सा आया,
और पति ने ये कहा, कुतड़ी कहेगी, कुछ काम टाइम पे नहीं करती। ये शब्द इतना चुभ गया और पत्नी ने कहा, कुत्ते की तरह भौं 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 कर रहे हो। कुत्ता कुत्ती लड़ने लगे इस शब्द से। संयोग देखिए, बेटा बाहर सीढ़ियों पर बैठा था और जब मेहमान आए तो पूछा, तुम्हारा नाम क्या है बेटे? कि मेरा नाम कुकरिया। मेहमानों ने सुना, समझ में नहीं, बोला क्या बोला बेटा? कि कुकरिया। तो कुकरिया कैसे? कि मेरा बाप कुत्ता, मेरी माँ कुतिया, तो सर मैं तो कुकरिया ही हुआ ना। पति पत्नी को लगा गजब हो गया, हमारा अनकंट्रोल्ड होना हमारे बच्चे पर कितना गलत असर कर रहा है। आप सब हंसे थे, मुझे छोड़कर। ध्यान देना, विचार करना, किसी की कमी पर हंस तो सकते हैं, पर हम अपने कमी को देखें। करेक्शन कब होगा, सुधार कब होगा? वो तो गुस्सा तो नाक पर ही पड़ा है। अरे आदमी को सुरंगीला जी की गेट से यहाँ तक आने में वक्त लगेगा, मगर मुझे बताओ गुस्से को आने में वक्त लगता है? पता नहीं वो कहाँ छिपा बैठा है, एक सेकंड में आ जाता है। अरे बंधु, उस स्थिति में हम कल्पना करें, चिंतन करें, खुश रह सकेंगे? हम तो खुशी को धक्का देकर निकाल रहे हैं। अगर खुश रहना है तो सबसे पहले इमोशन पर कंट्रोल करें। दिल दिमाग में उद्वेलन पैदा करते हैं, हम उद्वेलित होते हैं और हर काम चौपट हो जाता है। गुस्से में कभी किसी का भला हुआ है? सब जानते हो। परिस्थिति क्या है? इरादे तुम्हें मंजिल के पर चलना नहीं आता। इरादे तुम्हें मंजिल के पर चलना नहीं आता। कहते तो बहुत हैं पर करना नहीं आता। सब जानते हैं, मगर जिस समय कंट्रोल रखना है उस समय जबान खुल जाती। अरे जबान खुलनी भी चाहिए कब? जब परिवार के किसी भी व्यक्ति में अगर कोई गुण है, कोई क्वालिटी है, आप खुले मन से मधुर वाणी से प्रमोदवाना, वाह मेरी बेटी, मेरा बेटा, मेरी बहू, मेरा परिवार इस गुण के लायक है। अगर आप गुणवत्ता का गुणगान करेंगे तो मुझे लगता है उसकी क्वालिटी बढ़ेगी। तब तो आप मौन रहते हो और किसी की कोई छोटी मोटी बात देख ली तो मुंह खुल जाता है। नहीं, बदलना होगा, समझना होगा। और क्यों बदले और क्यों समझे? इसलिए कि हम अपने परिवार में खुशहाली देखना चाहते हैं, इसलिए हमें बदलना है। और उस खुशहाली का एक रास्ता परस्पर सम्मान देना भी महत्वपूर्ण उपक्रम। परिवार के हर सदस्य को अगर आप सम्मान देते हैं, और जब मैं हर सदस्य की बात करती हूं तो वो सारे 2 नंबर पर है, 1 नंबर पर है हमारी माँ और हमारा पिता। क्योंकि माँ पिता के बाद ही हमारे अगले रिश्ते तय होते हैं। तो पहली बात, माँ बाप का सम्मान करना ना भूलें, क्योंकि एक दिन वह भी आएगा जब आप भी किसी के पिता होंगे और आप भी किसी की माँ होंगी। आज अपने माँ बाप का सम्मान करोगे,
आरसी लाहौटी का नाम अगर आपने सुना हो, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बने थे आरसी लाहौटी। और वो जिस समय शपथ ले रहे थे, कोर्ट खचाखच भरा हुआ था, और जब वे शपथ लेने के लिए खड़े हुए, सबसे पहले उनके 90 वर्षीय मां बैठी थी, पहले उसको प्रणाम किया और उसके बाद शपथ ली। परंतु एक व्यक्ति ने पूछा, लाहौटी जी, इस समय सारे लोग आपके सम्मान में खड़े थे और आपने बूढ़ी माई के चरण छुए। तो कहा, आज जिस ओहदे तक मैं पहुंचा हूं, उसका सारा श्रेय मेरी माँ और मेरे पिता को है। मैं जब घर से आया था तब पिता को प्रणाम करके आया था, और माँ मेरे साथ आई तो पहले माँ को प्रणाम करके मैंने अपने भारतवासियों को संदेश दिया है कि दुनिया में माँ से बड़ी कोई ताकत नहीं है, माँ से बड़ी कोई दौलत नहीं है, माँ से बड़ी कोई चीज नहीं है। मैं आपसे पूछूं एक बात, न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बहुत बड़ा पद होता है, उस पद पर जो व्यक्ति खड़ा हो रहा है और माँ को प्रणाम कर रहा है, सम्मान किसका बड़ा, मुझे बताइए। माँ तो बड़ी ही है, आप मान करो या ना करो, वो कभी छोटी नहीं होगी, मगर छोटे जब झुकते हैं तो अपना सम्मान बढ़ाते हैं। तो जितने बहुएं बैठी हैं, जितने बेटे बैठे हैं, मैं जरूर कहना चाहूंगी, आप अपने माता पिता का सम्मान करना सीखें और उनके मुख से, उनकी आत्मा से, उनके भावों से जो आशीर्वाद का आशीर्वाद बरसेगा, आपकी जिंदगी को सरसब्ज बना देगा। जरूरत है हमारी जिंदगी में हरियाली रहे, जरूरत है हमारी जिंदगी फली फूलती रहे, पर उसके लिए यह भी जरूरी है हम एक एक रिश्ते को सम्मान देना सीखें। जो सम्मान देगा वो सम्मान पाएगा, अगर दिया नहीं तो पाओगे कैसे? देना सीखोगे तो अपने आप पा जाओगे। दूसरी बात, परिवार में बच्चे भी है और युवा पीढ़ी। आज की युवा पीढ़ी अपना बचपन देखे और आज के बचपन के बच्चों को देखे, बचपन में बहुत अंतर आ गया, बहुत बदलाव आ गया है। इस बदलाव को तो नहीं रोक सकते, मगर मैं कहना चाहूंगी इन माताओं को कि अपने बच्चों को अपने पास बिठाकर कुछ कहानियों के माध्यम से, कुछ सीख के माध्यम से, कुछ अपने अनुभवों के माध्यम से उन्हें तैयार करें। पर लगता है ना माँ बाप को टाइम है और ना ही बच्चों को टाइम। दोनों की जिंदगी में मोबाइल ने इतनी दूरियां पैदा कर दी है कि एक खाने पर बैठे हुए भी, एक टेबल पर बैठे हुए भी आपस में कोई संवाद और बातचीत नहीं हो रही है। जब संवाद ही नहीं होगा तो आप किसी की वेदना, दर्द और पीड़ा को कैसे जानेंगे? और परिवार में अगर पीड़ा को नहीं जाना गया, पीड़ा को नहीं समझा गया, तो मुझे लगता है उस परिवार में रौनक नहीं रहेगी, कुंठाएं और तनाव बढ़ते चले जाएंगे। इसलिए जरूरी है एक दूसरे को समय भी दिया जाए। भाई लोगों से एक बात कहना चाहूंगी, अगर परिवार की खुशहाली आप चाहते हैं तो एक काम कीजिए। एक व्यक्ति था, कंपनी में जॉब करता था। वह हमेशा जब घर आता, घर आते ही एक वृक्ष था, वो एक थैला लेकर आया, वृक्ष पर टांग दिया करता था और घर में फिर आता। जब वो ऑफिस जाता
थैला उसके हाथ में होता, बाहर ऑफिस में टांग देता और फिर अंदर जाता, हमेशा खुश रहता था। एक बार उसके बॉस ने पूछा, भाई तुम इस तरह खुश हमेशा कैसे रहते हो? कभी न कभी तो किसी बात को लेकर चेहरे पर तनाव, मायूसी, उदासी आ ही सकती है, क्योंकि आप जानते हो फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड। चेहरा दर्पण होता है, बिना कहे भीतर के भाव चेहरा कह देता है। पर इतने दिन हो गए, 3 साल से मैं देख रहा हूं, एक भी दिन तुम्हारे चेहरे पर मैंने उदासी नहीं की। उसने कहा, सर उसका एक ही कारण है। क्या? तनाव तो ऑफिस में भी होते हैं और तनाव की स्थिति घर में भी होती है, पर मैं क्या करता हूं, ऑफिस का तनाव कभी घर में नहीं लेकर जाता, एक थैला रखता हूं और सारा तनाव यहाँ बाहर वृक्ष पे टांग देता हूं और कह देता हूं, कुदरत तुम संभालना, मैं फ्री हो गई। और जब घर से ऑफिस आता हूं तो घर की कोई चिंता मैं बाहर छोड़ के आता हूं और अंदर फ्रेश होकर के जाता हूं, मजे से काम करता हूं। तो बंधु, तकलीफ तब होती है जब घर का टेंशन आप ऑफिस में ले जाते हो और ऑफिस का टेंशन घर में लाते हो। ये दोनों खतरे हैं, आपको सावधान रहना है। बात आई बहनों की, आप लोगों को भी सावधान रहना है। कैसे? जब आपके पति ऑफिस जा रहे होते हैं, आप उन्हें बहुत ही ईमानदारी के साथ, कहना चाहूंगी फ्रेशनेस के साथ उन्हें भेजें। आपको कोई चीज चाहिए, आप जाते जाते क्या कहते हो, देखो मैंने कल भी कहा था, आप लेकर नहीं आए, आज जरूर लेकर आना। ठीक है, लेकर आ जाओ। और हो सकता है कोई काम में वो नहीं भी लेकर आई, और कल जब आप जा रहे होते हैं, आपके पति लोग टेबल पर बैठे हैं और आप 2-4 बात सुना, मूड खराब हो गया। याद रखिए, नुकसान किसका हुआ? अगर आपने जाते वक्त पति के मूड को किसी भी कारण से खराब कर दिया तो अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे, डील को अच्छी तरह टैकल नहीं कर पाएंगे, और जो काम अच्छी तरह से नहीं होगा, डिसीजन अच्छा नहीं होगा, तो मुझे बताओ आपको रिटर्न अच्छा कैसे? घर तो चलता है, वो पैसे से चलता है, और कमाने वाले पर आप इस तरह लोड दे रहे हैं, काम नहीं होगा। इसलिए ध्यान देना चाहिए। कभी कोई बात कहनी भी होती है तो कहने के ढंग को सीखना है, और इतना तो ध्यान रखना है, जब पति ऑफिस जाए तब भी खुशी के साथ, और आए तब और अधिक खुशी के साथ। कहीं ऐसा ना हो कि पति तो इतना परिश्रम करके ऑफिस से घर आया है और घर आते उसने क्या देखा, माँ एक तरफ मुंह फुलाए बैठी है और बहू रानी एक तरफ बैठी है। मुझे बताओ, दिन भी खराब और रात भी खराब, क्या पाए? अगर आपके घर में कोई किचकिच हो रही है सास बहू के साथ, अन्य किसी के साथ, तो सलटिए ना, समझिए ना और समझाइए ना। क्यों इस तरह अपने रिश्ते की दूरी बढ़ा रहे हो? आप सब समझदार हो, पर जरूरत है उस समझ को जीवन व्यवहारगत करने की। बात तो किसी को कही जा सकती है, समझाया तो किसी को जा सकता है, मगर कठिनाई यह हो रही है कि हम दूसरों को तो समझाने में माहिर है, मगर खुद नहीं समझते। बस इसी एक बात को ठीक करना है कि हम अपने आप को समझे, अपने आप को बदले, अपने आप को सुधारे, अपने आप को संवारे। दिन संवरेगा, रातें संवरेगी, घर और परिवार का माहौल संवर जाएगा।